जय हिंद। मैं हूं कर्ण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दानवीर सिंह। आज हम बात करेंगे अंबर साहिबा से और बात होगी किसान आंदोलन और मुसलमानों का क्या रवैया और रुख रहेगा इलेक्शन 2024 के अंदर। तो इस सब पे बात करेंगे। अंबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आपने मेरे इस पॉडकास्ट को ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने एक बार फिर से आपके चैनल पर मुझे बुलाया, उसके लिए आपका एक बार फिर से शुक्रिया। It's always great pleasure, ma'am. And let's start our topic and discussion. जैसा मैंने बताया कि किसान आंदोलन किसान आंदोलन अब वहां पे टकराव की स्थिति हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे है, अनलाइक लास्ट टाइम जो कि दिल्ली बॉर्डर पे थी। लेकिन दिल्ली के अंदर समस्याएं हैं। बहुत सारा कहते हैं कि ट्रैफिक और रोड जैम्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हरियाणा का जो किसान है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान है वो इस बार के आंदोलन के साथ नहीं जुड़ा है। आप खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, तो इसका क्या कारण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान और आपके हरियाणा का किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ है? देखिए सर, सबसे पहले अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन जो पहले हुआ था वो किस तरह से प्रोपेगेट किया गया था और उसके पीछे का जो उद्देश्य था वो सब उजागर हो चुका है। और मुझे लगता है कि काफी हद तक लोग समझ चुके हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर किस तरह से भारत की जो किरकिरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने की कोशिश की गई वो ढकी छुपी बात नहीं रह गई है। अब ऐसा नहीं है कि ये प्योर किसानों का मुद्दा था और किस तरह से इसको पॉलिटिसाइज किया गया। ये सारी चीजें जो कहीं ना कहीं पहले उनमें शक शुबहात लोगों के बीच में थे वो सब दूर हो चुके हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि देखिए हम सब भारत में जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं खेती किसानी से सभी जुड़े हुए हैं और किसानों की क्या दशा है या उनके जो मुद्दे हैं मसले हैं उनको लेकर बहुत गंभीरता सरकार की तरफ से होनी चाहिए और उनकी मांगे बिल्कुल सुनी जानी चाहिए। लेकिन जो आंदोलन का तरीका पहले था और जो अभी भी है, सवाल उसके ऊपर है। क्योंकि अगर आप अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं तो आप सड़कों पे उतरकर लोगों को परेशान नहीं कर सकते। पहले भी आप सबने देखा कि कितने लोगों की जानें गई, क्या कुछ नहीं हुआ, कितने लंबे समय तक पूरा बॉर्डर सील किया हुआ था। अभी भी जितने दिन से दिल्ली में की तरफ किसान आने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली में ट्रैफिक का बुरा हाल है। मैं दिल्ली से नोएडा मैं पिछले 2-3 दिन से आते हुए डीएनडी पे सिर्फ आपको ढाई ढाई 3-3 घंटे आते और जाते लग रहे हैं। तो आधा दिन तो जी। आपका पूरा, इनफैक्ट पूरा ही दिन अगर आप इन शॉर्ट 5-6 घंटे लगा लें कि आपका ट्रैफिक में ही निकल जा रहा है, तो आप क्या काम कर पाएंगे। तो ट्रैफिक का बुरा हाल है। और इस पूरे मसले में अगर हम अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बात की, मैंने ही सुबह ही मैं खट्टर साहब का इंटरव्यू देख रही थी जो वो मीडिया को एड्रेस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पंजाब सरकार किस तरह से पंजाब के किसानों को उकसाकर केंद्र सरकार या फिर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चुनाव नजदीक है और चुनाव के समय में अचानक से एक बार फिर से किसान आंदोलन या फिर यूं कहें कि किसान आंदोलन ना बन के एक सिख आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। क्योंकि किसान तो हरियाणा में भी है, किसान तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है और पंजाब के ही किसान सब किसान नहीं है। तो जो पंजाब सरकार है वो पंजाब के किसानों के जो मसले हैं, जैसे कि पराली की हम बात करते हैं, दिल्ली में जितना भी पोल्यूशन होता है, जो कुछ भी होता है, पूरे धड़ल्ले से किसी भी नियम कानून और जो जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए जाते हैं कि दिल्ली को कितनी समस्या का प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मेरी मम्मी खुद एस्थमेटिक है और जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है हर साल वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे आ जाती हैं, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। और मेरी ही मम्मी की तरह ऐसे कितने बुजुर्ग बच्चे और इस तरह के लोग हैं जिनको इस तरह की परेशानियां हैं। बहुत बुरा हाल होता है। इनफैक्ट नॉर्मल लोग जो हमारे जैसे हैं उनको भी सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो जो गंभीर समस्याएं हैं दिल्ली के ऊपर, हर हर चीज दिल्ली को झेलनी पड़ती है। पंजाब में बात करें या दिल्ली की बात करें, आप जो है पंजाब में और पंजाब के किसानों को फ्री हैंड देकर दिल्ली को परेशान कर रही है। क्योंकि नो मैटर व्हाट, आप इस तरह के धरने प्रदर्शन को किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते और साथ ही साथ
जिस तरह की बेतुकी मांगे रखी जा रही हैं और इन सब आंदोलन के नाम पे जो देश में अशांति फैलाने की कोशिश होती है, हम सब की जितनी भी संवेदना है वो किसानों के साथ है। उन सब मसलों को सरकार सुने और उसका गंभीरता के साथ कोई ना कोई ठोस उसका कोई नतीजा निकल कर आए। सरकार की वार्तालाप हुई है जितने भी किसान समूह हैं उनके साथ। लेकिन कोई भी ड्राफ्ट रेडी होने में अगर एमएसपी पे कानून बनेगा तो वो 1 दिन या 2 दिन में तो कोई बन के आ नहीं सकता है। जी, तो मुझे लगता है कि एक प्रैक्टिकैलिटीज़ किसान समूह की तरफ से भी देखने के लिए नज़र आनी चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स का समय है, बच्चे बहुत परेशान हैं, उनको स्कूल और एक अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुँचने में खासी समस्या हो रही है। तो बहुत सारी समस्याएँ दिल्ली के सामने है, कुछ भी हो दिल्ली को झेलना पड़ता है, दिल्ली की जनता परेशान होती है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से फ्री हैंड देकर सारे किसानों को दिल्ली की ओर छोड़ दिया। दिल्ली को सब कुछ झेलना पड़ रहा है और जितना भी अगर हम इस पूरे आंदोलन का अगर हम पूरा विश्लेषण करें पहले भी बहुत लंबे वक़्त तक रहा और उसके तार जो विदेश में बैठी हुई भारत विरोधी ताकतें हैं और किस तरह से भारत में वो क्या क्योंकि अब इसमें लगातार इस पूरे जी। आंदोलन के साथ विपक्ष पूरा जुड़ता जा रहा है। हालाँकि कहा जाता है कि हमारा ये आंदोलन पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल और इसके पीछे के जितने भी मकसद थे, पहले भी समझ में आए दिखे और अभी भी इसकी टाइमिंग की बात करें या फिर लगातार एक के बाद एक जिस तरह से इसमें विपक्षी दल जुड़ते जा रहे हैं, सपोर्ट समर्थन में आ रहे हैं, तो साफ है कि इसका समय इसको चुना गया इलेक्शन के नज़दीक ताकि विपक्ष के पास जो कोई जनता के बीच मुद्दा उठाने के लिए नहीं है चुनाव के लिए, तो वो कहीं न कहीं किसान आंदोलन को हवा देकर मोदी जी को हराने की साज़िश ये पूरी नज़र आती है। खैर ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये एंटी मोदी प्रदर्शन है, ये कोई किसान आंदोलन नहीं है और जी। इनफैक्ट इनको सिख आंदोलन भी नहीं कहूँगा मैं, ये बेसिकली कांग्रेस आंदोलन है, जिस तरीके से हुड्डा साहब ने हरियाणा में इनको समर्थन दिया है और जहाँ तक प्रॉब्लम्स का सवाल है, तो पंजाब के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम है, रेल वहाँ रुकी हुई है, रोड ट्रैफिक वहाँ बंद है, सप्लाईज़ वहाँ पे अभी तेल वगैरह की आपूर्ति में कह रहे हैं कि कठिनाई होगी, तो वहाँ पे कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं, अब देखना होगा कि कब तक सर चलेगा। सर आप जो बात करें मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ लेकिन भगवंत मान जी मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं अपनी बात रख रहे हैं उन्होंने जो किसान और किसानों से जुड़ी हुई समस्या है पराली की बात हो या और बहुत सी समस्याएं हैं जो स्टेट गवर्नमेंट भी रिजॉल्व कर सकती है और जो जिसका पूरा ताल्लुक जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ है वहां पर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए किसानों से कोई बातें नहीं मनवाई अब सीधा केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ दे रहे हैं किसानों को जिसका मतलब साफ है क्योंकि देखिए जब भी इतना बड़ा आंदोलन होगा पूरा सिस्टम सारी जो आम जिंदगी है सबकी वो डिस्टर्ब हो जाती है चाहे पंजाब की बात करें हरियाणा दिल्ली पूरे जितने भी स्टेट है जुड़े हुए हैं बुरा हाल है हर तरह से लोगों का तो ऐसे में मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट की सभी स्टेट्स की जिम्मेदारी है केंद्र सरकार इस इन पूरे मुद्दों को सुनेगी डेफिनेटली सुनेगी और सुनना चाहिए और बहुत गंभीर मुद्दा है लेकिन तरीका मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप आंदोलन के नाम पर आम लोगों की जिंदगी पे जो असर पड़ता है, लोगों को जो नुकसान झेलना पड़ता है, वो सब नहीं होना चाहिए। तो इसमें लेकिन जो सवाल जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके इलाके से जुड़ा हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, टिकैत साहब इस बार कुछ नरम से नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ गर्मी नज़र नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? देखिए अब हम उनकी बात करते हैं जयंत चौधरी अभी बीते दिनों एनडीए में शामिल हुए हैं काफी कुछ फेरबदल हो रहा है इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें से भी नीतीश कुमार जी निकल कर आ चुके हैं तो इलेक्शन के नजदीक आते आते जब ये इंडिया गठबंधन का अनाउंसमेंट हुआ था तब भी मैंने कहा था कि इलेक्शन में अभी काफी समय है और आते आते काफी कुछ इस पूरे उसमें बदलाव हमें देखने के लिए मिल सकता है और भी मुझे लगता है कि इलेक्शन आते आते क्योंकि अभी कुछ समय और बाकी है, काफ़ी कुछ हमें बदलाव देखने के लिए मिलेगा। जयंत चौधरी जी एनडीए में आ गए हैं, उनके दादा जी को सरकार ने सम्मान दिया है, जो सम्मान नहीं मिला, जो ड्यू था, जिसके वो हकदार थे, वो मिला है, तो इस सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है, जो कोई भी उनके समर्थक रहे होंगे या रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा एक कदम रहा उन सबको कहीं न कहीं कूल डाउन करने के लिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं और ये पूरा जो ग्रुप है। इन इनफैक्ट
किसान चाहे हरियाणा का हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, उन सबको इस वाले आंदोलन के गेम प्लान अच्छी तरह समझ में आ गया है, क्योंकि जी। किसान ये इस पूरा इतना बड़ा देश है, किसान हर जगह किसान ही किसान है। और जब हम जी। पंजाब के किसान की जो इमेज देखते हैं कि मर्सिडीज में और महंगे-महंगे मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स में गरीब किसान आके और पिज़्ज़ा के लंगर खाता है, तो वो मेरे ख्याल से जो इमेजरी है वो दूसरे तरीके से पूरे देश में प्रस्तुत होती है। कहाँ हम देखते हैं कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार का किसान है जो कि बहुत ही बुरे हाल में है। महाराष्ट्र में पानी नहीं किसानों नसीब होता उनको। हाँ, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मर्सिडीज़ एसयूवीज़ में आए हुए हैं किसान और पिज़्ज़ा का लंगर चल रहा है। ये पिछली बार देखा था और इस बार भी इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि क्या मॉडिफाइड तो ट्रैक्टर्स हैं मैंने ये इसीलिए ट्रैक्टर। तो कहा कि इस आंदोलन के नाम पर जो कुछ भी किया जा रहा है, करने की कोशिश की जा रही है, पहले भी करने की कोशिश किया, अब इलेक्शन के नज़दीक है सारी चीज़ों को उठाकर, जो साज़िश रची जा रही है, जिस तरह की माँगे रखी गई हैं, वो प्रैक्टिकली पूरी करना मुमकिन नहीं है कि आप 10,000 रुपए माहाना की पेंशन देंगे, आप पेट्रोल पे भी सब्सिडी देंगे, बिजली पे भी आप माफ़ करेंगे, आप एमएसपी इंश्योर करेंगे, तो जितना टोटल मिला के पूरा खर्चा बढ़ रहा है, वो पॉसिबल नहीं है और जनता भी उस महँगाई को अफ़ोर्ड करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो क्योंकि जनता इमोशन होकर लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं कि भई देखिए बहुत ज़ुल्म हो रहा है किसानों के साथ, हमारी बात नहीं सुन रही है। लेकिन पहले ये अंबर सारी चीज़ें पंजाब में भी रही, इतना लेकिन सपोर्ट नहीं है। अब 2 पॉइंट ये जो 2.0 है, इसमें आते-आते वो सारी चीज़ें फ़िल्टर आउट हो गई। काफ़ी हद तक चीज़ें जो कन्फ्यूज़न से पहले बार में, अब वो खत्म होकर जितने भी और प्रदेशों के किसान पीछे हटे हैं, उसकी वजह यही है कि अब जो पहले कहीं न कहीं एम्बिग्यूइटी थी, वो अब क्लियर हो गई है लोगों के बीच में। एब्सोल्युटली। तो अंबर, हमारी जो आज की ये पॉडकास्ट है इसके दूसरे 2 हिस्से थे, तो दूसरे हिस्से पर आते हैं कि भारतीय मुसलमान, खास तौर से अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान की बात करी जाए क्योंकि सबसे ज़्यादा अक्सरियत में यहाँ पर है। ये जी। किस तरीके से अपने आप को 2024 के इलेक्शन में अपने आप को देखता है? क्या वो कांग्रेस के साथ जुड़ा नज़र आता है? क्या वो असदुद्दीन ओवैसी की बातों से मुतासिर है या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है या जुड़ा हुआ है? और वहीं क्या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को अपने साथ जोड़ना चाहती है, गले लगाना चाहती है? क्योंकि हमने देखा मोदी जी अ, अरब में जाते हैं तो अरबियों को गले ज़रूर लगाते हैं, तो क्या वो हिंदुस्तानी मुसलमान को भी गले लगाने के लिए तैयार हैं? देखिए, अगर मोदी जी की बात की जाए तो भारतीय मुसलमानों के लिए जो कुछ भी मोदी जी ने किया है, वो इससे पहले किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया और मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती क्योंकि इससे पहले तक जब से मोदी जी हैं और उसके पहले की जितनी भी सरकारें रही हैं, उन्होंने सिर्फ़ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। किसी ने भी मुसलमानों के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसी कोशिश नहीं की जिसको हम चर्चा का विषय बना सकें या बोल सकें कि एक्स-वाई-ज़ी ने मुसलमानों के लिए ये किया था, आज उसके फलस्वरूप मुसलमान वहाँ से यहाँ तक आ गए हैं। बल्कि मुसलमानों को जो पिछली सरकारें थीं, उन्होंने सिस्टमैटिकली बैकवर्ड रखने के लिए, बनाए रखने के लिए और बैकवर्ड करने के लिए कोशिशें की हैं और उसी तरह और उसी वजह से मुसलमान वोट बैंक बनकर रह गया था। अब जाकर जो उन्होंने पिछले 10 सालों में बदलाव देखे हैं, मुसलमान समाज के लिए जो कार्य किए गए हैं, उसको देखकर उनको समझ में आता है कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा सरकारों ने किया है। सिर्फ़ सेक्युलरिज़्म के नाम पर जो वोट बैंक पॉलिटिक्स की गई यहाँ पर और उस वोट बैंक को साधने के लिए मनमानी करने दी गई लोगों को और उनके उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया गया। एक एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ा मैं जो मानती हूँ जो मोदी सरकार का वो ये है कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की जो ज़ंजीरें थी उससे आज़ादी दिलाई और मुस्लिम महिलाएँ अब कानूनी दायरे के अंदर आती हैं, उनकी जो इस तरह की जितनी भी विक्टिम्स होती थी, वो सही धाराओं में अपने लिए माँग नहीं कर पाती थी इंसाफ की। अब कानून है, वो पुलिस, कोर्ट कहीं पे भी जाकर अपने लिए इंसाफ की माँग कर सकती हैं। ये बड़ा
बदलाव है और यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को भी लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी गंभीर नज़र आती है। उनके मैनिफेस्टो में सारे मुद्दे हैं और जो-जो कोई भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में मसला मुद्दा रखा है, उस पर वो लगातार ताबड़तोड़ काम करते नज़र आ रहे हैं। चाहे राम मंदिर मंदिर की बात करें, 370 की बात करें, 3 तलाक है, यूसीसी की बात हो, सीए को लेकर अमित शाह जी कह ही चुके हैं कि हम चुनाव से पहले सीए लेके आएँगे, एनआरसी को लेकर भी चर्चाएँ होती हैं, तो जितने भी लेकिन यहाँ एह पर मैं यहाँ पर थोड़ा-सा आपको रोकूँगा, लेकिन ये जितने जी। भी मुद्दे आपने गिनाए हैं, इसमें तो जो मुस्लिम वॉइसेज़ हैं, वो तो इसके बरखिलाफ दिखती हैं। असुद्दीन ओवैसी को हम सुनते हैं, उनका तो दुःख जो है वो बयान मैं 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 इन सो कॉल्ड नेताओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आम लोगों की, मुस्लिम समाज की बात कर रही हूँ। तो ये तो सेल्फ स्टाइल्ड और सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर्स हैं। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो वो अपने ही राज्य में एक हाशिए पर खड़े रहने वाली एक पार्टी बन गए हैं। अभी जो रिसेंट चुनाव हुए हमारे देश में, 5 प्रदेशों के चुनाव हुए, उसमें एएमआईएम का क्या प्रदर्शन रहा, वो आप सबके सामने है। तो असदुद्दीन ओवैसी अगर अपने गृह राज्य में ही इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप ज़रा सोचिए, यूपी की बात करें या और भी यूपी में भी पिछले साल चुनाव हुए थे। ज़्यादातर मतलब वो खाता तक नहीं खोल पाते, ज़मानतें ज़ब्त हो जाती हैं उनकी। तो ये परिणाम है कि किस तरह उनको मुसलमान समाज लेता है, कितना सीरियसली लेता है। भड़काने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए चंद लोग जो इस तरह के लोगों की बातों में आकर तौकीर रज़ा खान है या फिर असदुद्दीन ओवैसी हुए, जो यूथ को भड़काने के लिए उनके सेंटिमेंट्स को भड़काकर सड़कों पे लाकर देश में दंगे कराने की साज़िशें, इस तरह की कोशिशें करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के एलिमेंट्स के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए और जो कोई भी गृह युद्ध जैसे हालात बनाने के लिए कॉल आउट करता है, कोशिश करता है, तो उन पर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। किसी भी तरह की कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप काम करें, लीडर्स का काम होता है समाज को आगे ले जाना, उनके मुद्दों को एड्रेस करना, लेकिन बजाय उसके वो भड़काने का काम भरपूर कर लेते हैं। जो काम है उनका वो उसके अलावा आप बाकी सारे उनसे काम करवा लीजिए। तो ये लेकिन मुस्लिम समाज की मैं बात कर रही थी और उन्हीं को मैं उन्हीं की बात करती हूँ। तो मुस्लिम समाज में बहुत बदलाव आपको देखने के लिए मिला है। आई एम श्योर आपने भी वो सारे बदलाव देखे होंगे। मुसलमान महिलाएँ अब निकल कर अपनी बात करती हैं। इससे पहले मुस्लिम महिलाएँ शायद वोट भी अपनी मर्ज़ी से नहीं डाल पाती थीं। अब हम चाहे उत्तर प्रदेश के 2 जितने विधानसभा चुनाव रहे 2017 की बात करें या फिर 2000 जो अभी 22 में चुनाव हुए थे उनकी बात करें। लगातार या फिर लोकसभा चुनाव पिछले 2019 में रहे, लगातार जो प्रदर्शन है या वोट शेयर बढ़ रहा है, वो सरकार की नीतियों की वजह से है। जो केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं, ये खास तौर से जो मुस्लिम समाज के लिए नीतियाँ बनाई गई हैं, या वो नीतियाँ जिनकी वजह से मुसलमान समाज, क्योंकि बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उसकी वजह से उनको सरकार की नीतियों का फ़ायदा मिलता है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें या राशन की बात की जाए या आप आयुष्मान की बात करें, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बड़ा फ़ायदा मिलता है और उनको बड़ी खुशी होती है। स्कूल्स में भी अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ये सरकारी स्कूलों की दशा में बहुत सुधार किया है। तो सरकार काम कर रही है और गरीब लोग, आम लोग जिनको मजबूरियों की वजह से कहीं न कहीं मदरसे या इस तरह की जगह भेजना पड़ता था, अब वो अपने बच्चों को खुद खाना खिला पाते हैं क्योंकि सरकार सपोर्ट कर रही है, एक ऐसा सिस्टम बन रहा है। गरीबी से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं और सरकार उनको सपोर्ट दे रही है। तो ये बदलाव उनको नज़र आ रहे हैं और जब सपोर्ट मिलता है, सरकार की नीतियों का फ़ायदा मिलता है, तो लोगों के माइंडसेट में बदलाव आता है और उनको फ़र्क समझ में आ रहा है। ये बड़ा बदलाव है मुस्लिम समाज के अंदर। हालाँकि समय लगेगा लेकिन बदलाव आ रहा है। ये अहम तो है। कहने का मतलब है कि मुस्लिम्स अपने आप को वोट बैंक की तरीके से देखना पसंद नहीं करते हैं, या आपका कहने का मतलब ये है। एब्सोल्युटली। और क्योंकि उनको और अब ये समझ में आ रहा है कि हम वोट बैंक क्यों बने? हमारे मसलों का क्या? हमारे मुद्दों का क्या? हमारे मसले क्यों नहीं हल हो रहे? हमें वो अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं जो और सबको मिलते हैं? हम सिर्फ छले क्यों जा रहे हैं वोट बैंक के नाम पर? और जो कुछ मुझे लगता है बहुत जस्टिफाइड है और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हम भारत आज़ाद मुल्क है और हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में कोई इस तरह का धर्म के नाम पर कोई वोट बैंक होनी भी नहीं चाहिए। आपको जो कैंडिडेट पसंद है, जो अच्छा काम कर रहा है और जो कोई भी सरकार आपको पसंद है कैंडिडेट उसको आप सपोर्ट कीजिए।
तो आपको लगता है कि बीजेपी इस चुनाव में कोई मुस्लिम कैंडिडेट उतारेगी? देखिए ये स्ट्रैटेजीज़ जो भी पार्टी होती है, जो भी दल होता है, वो सारा कुछ देख समझ के करते हैं और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से स्ट्रैटेजीज़ बनाती है, वो बहुत ही ज़्यादा सटीक होती है हर चीज़ पे। वो बहुत गौर-फ़िक्र करते हैं, कहाँ से किसको उतारना है, कब उतारना है और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें वो करते हैं, जो आम लोगों के समझ से परे होती हैं। तो बहुत ही उनकी जो चाणक्य नीति जो होती है, अमित शाह जी को कहा जाता है कि वो चाणक्य हैं। तो जी, बड़ा गौर-फ़िक्र करके वो चुनाव में लोगों को उतारते हैं और मुझे लगता है कि ये अहम नहीं ये अहमियत नहीं रखता कि किसको उतारा जा रहा है। ज़रूरी है कि इस तरह के कैंडिडेट्स को उतारा जाए जो क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए काम करें और मुझे लगता है कि मुस्लिम लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए राजनीति में। पहले तो ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में लोग अब आना शुरू हो रहे हैं, मुसलमान लोग काफ़ी हद तक अब दिखाई देते हैं और आप जी। किसी भी पार्टी से जुड़ेंगे तो फिर आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। पहले आप जो कर रहे हैं आपके लिए या आप जुड़ रहे हैं उनसे, तो आप उसको एम्ब्रेस कीजिए, आप आगे भी बढ़ेंगे और उम्मीद करती हूँ कि अगर लोग जुड़ रहे हैं तो उनको आगे बढ़ाने का भी मौका सरकार को या पार्टी को देना चाहिए। चलिए अंबर, अपनी बातचीत को यहीं पर विराम देते हैं। आपने किसान जी, आंदोलन और मुस्लिम जो पर्सपेक्टिव है उसको बड़ी क्लैरिटी के साथ अपने विचारों को रखा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और दर्शकों को मेरा जय हिंद। फिर मुलाकात होती है किसी नए जय टॉपिक हिंद। और नए गेस्ट। जय हिंद।